एक इंसान जो दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंसर था, उसकी कहानी का अंत होता है जेल में, एक क्रिमिनल के रूप में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल 1938 को एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में जन्म होता है बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ का। बर्नार्ड के फादर राल्फ मैडॉल्फ एक प्लम्बर और स्टॉक ब्रोकर थे। बर्नार्ड 3 भाई बहनों में सेकंड चाइल्ड थे। बर्नार्ड के फादर फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन एक बड़ा नाम नहीं बना पाए। हर मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ जरूर कही जाती है कि जो सपने हम सच नहीं कर सके वो हमारे बच्चे कर दिखाएंगे। और यही बात दिमाग में रखकर बर्नार्ड ने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर एक दिन द किंग ऑफ वॉल स्ट्रीट बनेगा। बचपन से बर्नार्ड एक चार्मिंग और स्मार्ट लड़का था जो दूसरों को इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखकर बड़ा हुआ कि पैसा आखिर कैसे बनता है। मैडॉफ ने 1956 में फार रॉकअवे हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। फिर मैडॉफ 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा ज्वाइन करता है। उसके बाद मैडॉफ ट्रांसफर लेकर हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी चला जाता है, जहां से वो 1960 में पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री कंप्लीट करता है। मैडॉफ ने 1960 में ब्रुकलिन लॉ स्कूल भी अटेंड किया, लेकिन पहले ही साल में छोड़ देता है और इसी साल 22 साल की उम्र में अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू करता है, जिसका नाम था बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। उसकी ये कंपनी डील करती थी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने और बेचने में। ये एक छोटी कंपनी थी जो छोटे छोटे क्लाइंट्स के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करती थी, लेकिन मैडॉफ के दिमाग में चीजें हमेशा अलग तरीके से चलती थी। तो मैडॉफ ने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपनी कंपनी में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम का यूज करके सेकंड्स के अंदर हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। और ऐसा करके मैडॉफ अपने किंग बनने के रास्ते पर चल पड़ा। जल्द ही मैडॉफ नेस्डैक का चेयरमैन बन जाता है। नेस्डैक दुनिया का पहला कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था, जिसमें ट्रेडिंग बिना किसी फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर के सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू होती थी। अब लोग मैडॉफ को एक फाइनेंशियल जीनियस कहने लगे थे। मैडॉफ के पास बिलियनर क्लाइंट्स आने जाने लगे, बड़े बड़े हेज फंड्स उस पर ट्रस्ट करने लगे। फिर आता है ईयर 1980, जब मैडॉफ ने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी शुरू की। मैडॉफ ने अपने क्लाइंट्स को विश्वास दिलाया कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उन्हें मार्केट के फ्लक्चुएशन के बावजूद भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के देगी। मैडॉफ ने अपने क्लाइंट्स को अनरियलिस्टिक पर स्टेबल रिटर्न देने का वादा किया, जिस पर ट्रस्ट करते हुए मैडॉफ के क्लाइंट्स ने उसका साथ दिया। मैडॉफ अपने क्लाइंट्स को दिखाता था कि वो उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन असल में मैडॉफ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैडॉफ इन्वेस्ट किए हुए पैसे को एक कॉमन फंड में स्टोर करता था। जब पुराने इन्वेस्टर को प्रॉफिट की जरूरत होती थी तो नए इन्वेस्टर का पैसा मैडॉफ उनको रिटर्न्स के रूप में दे देता था। साथ ही मैडॉफ इन्वेस्टर्स को फेक अकाउंट स्टेटमेंट भी भेजता था, जिसमें दिखाया जाता था कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हैं। यह सब कुछ एक इल्यूजन था, जिसमें लोगों को लगता था कि उनका पैसा सेफ है और बड़े बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं। मैडॉफ इतना तेज था कि उसने इस स्कीम को एलाइट और एक्सक्लूसिव रखा, जिसे सिर्फ अमीर लोग, सेलिब्रिटीज और यहां तक कि बैंक्स तक अट्रैक्ट हो गए। हर कोई मैडॉफ का क्लाइंट बनना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए अवेलेबल है। 90s और अर्ली 2000 आते आते मैडॉफ दुनिया का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल फिगर बन जाता है। $बिलियन फर्म का मालिक, हाई सोसाइटी इवेंट्स का VIP गेस्ट और न्यूयॉर्क के एलाइट क्लास का एक इंपॉर्टेंट मेंबर। लेकिन अंदर ही अंदर मैडॉफ का स्कैम इतना बड़ा हो चुका था कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो इसे कब तक संभाल पाएगा। वो हर नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को देने के लिए यूज कर रहा था और सिस्टम कोलैप्स होने के बहुत करीब था। लेकिन जब तक मार्केट स्टेबल था, स्कैम चलता रहा। मैडॉफ के साथ काम करने वाले लोगों को भी उसकी स्कीम पर कुछ डाउट हुआ, लेकिन वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि मैडॉफ का ये स्कैम सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी था, जहां लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे थे। फिर आता है साल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक था। 2008 was a tumultuous year for the market collapse created one financial crisis after another. I think this is the most significant financial post-war period. Fears the sell-off will continue on Wall Street.
Bush administration and Congress are working out their differences over that $700 billion. We're everywhere, but now it's official. We are in a recession. Wall Street is clearly worried that ये क्राइसिस लेमन ब्रदर बैंक्स के कोलैप्स होने के बाद और सीरियस हो गया। इस क्राइसिस का मेन रीजन था सब प्राइम मोर्टगेज, विच मीन्स के यूएस के बैंक्स ने हाई रिस्क लोन्स दिए जिसमें बोरोवर के पास रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी, और जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ तो घरों की कीमत गिर गई और लोग अपने लोन रीपे नहीं कर पाए। इस वजह से बैंक्स को ह्यूज लॉसेस हुए और फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने लगा। सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर, जो कि यूएस का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, वो बैंकरप्ट हो जाता है और इसके बाद स्टॉक मार्केट एक तरफा गिरने लगती है। लोगों का मार्केट में ट्रस्ट खत्म हो जाता है और चारों तरफ पैनिक का माहौल हो जाता है। ऐसे में सभी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। मैडॉफ का स्कैम भी इसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक्सपोज होने वाला था, क्योंकि मार्केट में पैनिक की वजह से मैडॉफ के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए और ऐसे माहौल में मैडॉफ के पास अब नए इन्वेस्टर नहीं बचे, जिससे उसे पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के लिए उसके पास पैसा खत्म होने लगा। तब एक दिन मैडॉफ के बेटे मार्क और एंड्रयू अपने डैड से पूछते हैं कि डैड, क्या ये सब एक स्कैम है? और मैडॉफ फाइनली अपने बच्चों के सामने ये कन्फेस कर लेता है कि उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया अपनी पॉन्जी स्कीम से, जो $65 बिलियन से भी बड़ी है। अगर हम आज की दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की टोटल वेल्थ को ऐड करें तो भी ये स्कैम इतना बड़ा था कि उन 10 लोगों की कलेक्टिव वेल्थ से 3 गुना ज़्यादा। ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती थी। पॉन्जी स्कीम का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि नए इन्वेस्टर से लिए गए पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे दिए जाएं बिना किसी एक्चुअल इन्वेस्टिंग के, और मैडॉफ सालों से यही कर रहा था। मैडॉफ के कन्फेस करने के बाद उसके बेटे ने SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को रिपोर्ट कर दिया। दिसंबर 2008 में मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। मैडॉफ के अरेस्ट के बाद थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग खो दी। कुछ इन्वेस्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ तक कि मैडॉफ की फैमिली भी अफेक्ट होती है बुरी तरह। उसका एक बेटा मार्क शर्म और गिल्ट से सुसाइड कर लेता है और दूसरे बेटे एंड्रयू की कैंसर से डेथ हो जाती है। कोर्ट में मैडॉफ का क्राइम प्रूव हो जाता है और कोर्ट उसे 150 ईयर्स की सजा सुनाती है, पूरे 150 साल की, और इसी के साथ मैडॉफ हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बन जाता है। तब दुनिया को यह समझ में आता है कि मैडॉफ एक रिस्पेक्टेड वॉल स्ट्रीट लेजेंड नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। जिस मैडॉफ को दुनिया वॉल स्ट्रीट का राजा कहती थी, वो असल में द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट निकला। अप्रैल 2021 में बर्नार्ड मैडॉफ ने जेल में अपनी आखिरी सांस ली। मैडॉफ की कहानी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है। ग्रीड, डिसेप्शन और इल्यूजन की दुनिया कभी ना कभी एक्सपोज हो जाती है। ये कहानी एक फाइनेंशियल मॉन्स्टर की है जो अपनी ग्रीड और ईगो के चलते दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको ये सिखाती है कि अगर कोई चीज अनरियलिस्टिक लगती है तो शायद वो सच में अनरियलिस्टिक हो। आपको क्या लगता है कि आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।